हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में चल रही छठे चरण की शिक्षक बहाली हो या फिर STT कोर्ट केसेस हों, सारी प्रक्रियाएं जो अभी बिल्कुल रुकी हुई हैं। किसी में भी आगे कोई भी लीड मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बिहार STT मामले में अगर कोर्ट केसेस की बात करें तो अलग अलग दिन पर ये अलग अलग केसेस जो हैं लिस्टेड होते हैं, लेकिन सुनवाई किसी भी दिन नहीं हो रही है। आज ही अगर आप देखेंगे तो मेरिट वाला जो केस है CWJC 12481 ये 115 यानी कि 115 पर लिस्ट हुआ है, और वहीं नॉट इन मेरिट वाला जो केस है CWJC 12021 वह 110 नंबर पर लिस्टेड है। तो ये जो संख्या है डेली हम आपको बताते हैं ऊपर नीचे होती रहती है। पहले मामला 40-50 नंबर पर होते थे ये सारे केसेस कॉज सीरियल नंबर में, लेकिन अब तो ये 100 से भी अबव दिखाई दे रहे हैं। तो सुनवाई के आसार बहुत ही कम होते जा रहे हैं। पहले हम लोगों को लग रहा था कि एक बार सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगी कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब तो ये भी मुश्किल लग रहा है। कोई भी जो आगे लीड नहीं मिल रही है केसेस में भी। कल हमने आपको बताया था कि अगर 7th फेज़ में STT मार्क्स के आधार पर बहाली की जाती है और सरकार सीटों की संख्या को अगर बढ़ाने का इरादा रखती है तो जो सारी प्रॉब्लम है मेरिट और नॉट इन मेरिट की वह सॉल्व की जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कि 7th फेज़ में जो STT अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां आएंगी, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उसके साथ प्राइमरी के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जैसे कि कई अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या CTET 2022 वाले उसमें एलिजिबल होंगे या नहीं। तो CTET अभ्यर्थी आप लोग पता ही है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो 7th फेज़ में प्राइमरी के लिए भी रिक्तियाँ ज़रूर निकाली जाएंगी। वैसे भी प्रधान सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री सभी के द्वारा यह कहा गया है कि 2019 से 2021 तक की रिक्तियाँ भी जो है आगे ऐड की जाएंगी और फिर से दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन एक बात यह भी सोचने की है कि आप लोग जान ही रहे हैं कि छठे चरण की जो 2 चरणों की काउंसलिंग हुई है उसमें केवल 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और उसमें भी आए दिन अखबारों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं पाई जा रही है। तो हो सकता है कि 38,000 में से भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हों जिनका फाइनल जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उस समय शायद उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके डॉक्यूमेंट्स जो है फर्जी होंगे या फिर गलत डिग्री होगी या कोई ना कोई अन्य कारण होगा जिसकी वजह से उसका चयन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फाइनली। तो चलिए, अगर हो भी जाता है तो भी 94,000 में से 38,000, उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार अभ्यर्थियों का और चयन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि लगभग 40 से 45,000 जो सीटें हैं वह प्राइमरी में खाली ही रहने वाली हैं, और ये रिक्तियाँ बहुत पहले से चल रही हैं। फिर भी अभी इस चरण में भी, छठे चरण में, इनको भरा नहीं जा सकेगा। प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी अपनी बातों से यह स्पष्ट कर दिया है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद 6th फेज़ में और कोई भी काउंसलिंग का राउंड नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि छठा चरण उन्होंने यहीं क्लोज करना है और फिर फरवरी में या फिर मार्च में आगे जाके उन्हें 7th फेज़ जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसी में ये सारी जो भी रिक्तियाँ बचेंगी वो सब फॉरवर्ड होने वाली हैं। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ जो प्राइमरी की रिक्तियाँ हैं वो भी 6th फेज़ में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि छठे चरण की ही आधे से ज़्यादा सीटें खाली होंगी। उसके बाद 2019 से 2021 तक की रिक्तियाँ भी शामिल की जाएंगी। नए स्कूल्स भी जो हैं उत्क्रमित किए गए हैं। 1 to 5 वाले स्कूल्स को 6 to 8 में तब्दील कर दिया गया है, तो वहाँ भी टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीटों की संख्या प्राइमरी में भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा 6th फेज़ में आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी जो है टीचर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है, और यहाँ पर भी यही मामला दिख रहा है कि सीटें जो हैं खाली अगर रह जाती हैं तो वह भी 7th फेज़ में फॉरवर्ड हो जाएंगी। 7th फेज़ में फॉरवर्ड होने का मतलब है कि जो 30,675 सीटें हैं मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए जो निकाली गई थी, शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियाँ जारी की थी उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो अगर 30,675 के अलावा जो सीटें आएंगी 6th फेज़ से कैरी फॉरवर्ड होकर 7th फेज़ में, और 2019 से 2021 तक की जो रिक्तियाँ होंगी वह सारी भी 7th फेज़ में हाई स्कूल और +2 के लिए फॉरवर्ड होंगी। तो उन सारी रिक्तियों के लिए सरकार जो है नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को, यानी कि जो STT क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनको कंसीडर कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास सीटों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी। साथ ही 2011 जो STT पास हैं, हालांकि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं किया है। मैक्सिमम सभी अभ्यर्थियों की जो है बहाली या तो हो चुकी थी या फिर वह छठे चरण में बहाल कर लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी रह जाते हैं तो वह भी 7th फेज़ में जो रिक्तियाँ आएंगी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी सीटों की संख्या को बढ़ाने की बात रही कि प्राइमरी में और माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में किस प्रकार से सीटों की संख्या सरकार बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है।
वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कितने सारे शिक्षकों के, लाखों लाख शिक्षकों के पद जो है रिक्त हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसी संख्याएं हैं जो हमने आपको बताई हैं जो बिल्कुल जाहिर सी बात है 7th फेज़ में जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। अब 7th फेज़ में STET अभ्यर्थियों की बहाली किस आधार पर की जाएगी, इसको लेकर भी कल हमने वीडियो क्रिएट किया था, जिसमें हमने आपको समझाया था, बताया था कि STET मार्क्स के आधार पर बहाली अगर होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। इसका एक रीज़न यह भी है, देखिए जो अलग अलग उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, STET क्वालिफाई कैंडिडेट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं से BA और B.Ed की डिग्री प्राप्त की होगी। तो हर किसी यूनिवर्सिटी के जो मायने होते हैं, जो मार्क्स देने का एक तरीका होता है, करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वह सबका अलग होता है। किसी का ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, किसी का ईजी होता है। लेकिन जो STET मार्क्स है, STET एग्ज़ाम सब अभ्यर्थियों ने जो कंडक्ट हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किए हैं, तो उसके आधार पर अगर बहाली होती है तो वह तो सबका सेम ही था। अगर थोड़ा बहुत टफ था या ईजी था तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह अपनाया गया है BSEB द्वारा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं मार्क्स देने में। कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी लीनियंट हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी जो है B.Ed या BA में CGPA की जो मेथड है उसको फॉलो करती है। कोई यूनिवर्सिटी 60-70% मार्क्स दे सकती है, किसी में 80% मार्क्स लाना भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अभ्यर्थियों को अगर एकेडमिक मार्क्स पर बहाल किया जाए तो, जैसा कि छठे चरण में हम लोग देख ही रहे हैं। TET में अगर किसी अभ्यर्थी के बहुत ज़्यादा मार्क्स है लेकिन उसका एकेडमिक अगर इतना अच्छा नहीं है तो वह मेरिट लिस्ट में काफ़ी नीचे नंबर पर उसका जो है रहता है और उसकी जॉब नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर TET मार्क्स को अगर सरकार अगर ये एग्ज़ाम लेती है तो इसी को अगर आधार बनाकर आगे सरकार बहाली प्रक्रिया करती है तो काफ़ी आसानी रहेगी। वैसे भी हम लोग सुन रहे हैं कि जो नियमावली बनाई जा रही है 7th फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए, उसमें कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो पॉसिबल है कि अगर सरकार इस तरह से STET मार्क्स को आधार मानकर बहाली करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं बहाल हो सकते हैं और जो शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है वह पूरी की जा सकती है। और STET का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, लेकिन वह कुछ और बात कहता है। वह यही बात कहता है कि जितनी रिक्तियाँ थी उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया गया है और उन सीटों पर केवल मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार नोटिफिकेशन को फॉलो करती है या फिर नियमावली में चेंजेस करती है, क्योंकि नियमावली बदलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, या फिर सरकार भी कोर्ट का डिसीजन जो आएगा उसका वेट कर रही है और उसी के अनुसार आगे जो है कार्रवाई करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठे चरण में भी कई अभ्यर्थियों की जो डिग्रियां हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, चयनित हो रही हैं, जो चयनित हुए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की जो जांच की कार्रवाई चल रही है, उसमें भी कई सारी डिग्रियां जो हैं फर्जी सामने आ रही हैं। जैसे कि ये खबर आज के अखबारों में प्रकाशित है कि सारण जिले में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत बहाली के लिए चयनित प्रारंभिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच चल रही है, जिसमें से 31 शिक्षक अभ्यर्थियों की डिग्री जो है वह संदिग्ध है। तो कई जगहों पर दूसरे नाम के सर्टिफिकेट को स्कैन कर लिया गया है। वहीं कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अंक पत्र में मार्क्स इत्यादि बढ़ाए गए हैं। किसी के अभ्यर्थी के नाम में, किसी के फादर्स नेम में गड़बड़ी है, तो ये दोबारा जांच के लिए भेजे गए हैं। दूसरी खबर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले की है। ये अखबारों में प्रकाशित हुई है, जहाँ लिखा गया है कि जिले के 603 स्कूलों की कमान महिलाओं के हाथ में और वे बनेंगे हेडमास्टर। पहली बार प्राथमिक स्कूलों में परीक्षा के माध्यम से होगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि इससे पहले जो है प्रमोशन के आधार पर ये सारी बहालियाँ जो हैं होती थी, लेकिन इस बार बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और उसी के आधार पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। तो मुजफ्फरपुर में 603 स्कूलों की जो हेडमिस्ट्रेस हैं, जो हेडमास्टर की जो कमान है वह महिलाओं के हाथ में होगी। रिक्ति के आधार पर शिक्षा विभाग ने तैयार भी कर लिया है रोस्टर, और नियुक्ति की जो रिक्तियाँ हैं वह कोटिवार रोस्टर यहाँ पर दिया गया है इस जिले का, मुजफ्फरपुर जिले का। और MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया है कि नियुक्ति के लिए जो रोस्टर तैयार हुआ है, अनुमोदन के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेज भी दिया गया है और उम्मीद है होपफुली इस मंथ के एंड तक जो है हेडमास्टर की बहाली का जो विज्ञापन है वह भी जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही सारी अपडेट्स थी। कोर्ट केसेस हो या फिर बिहार शिक्षक बहाली हो, छठे चरण की प्रक्रिया हो या फिर 7th फेज़ का नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।